गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जेनेटिक्स का नाम आते ही और एक वैज्ञानिक महोदय का नाम हमारे जबान पर आ जाता है, जिनका नाम है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन मेंडलिज्म को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बताता हूँ जो जेनेटिक्स का आधार है। देखो, जेनेटिक्स, इसे हिंदी में आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी, ठीक है। तो जेनेटिक्स या आनुवांशिकी वो विज्ञान होती है जिसके अंतर्गत किस प्रकार से जनकों से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं। अब देखो, लक्षणों की बात जब हम करते हैं तो आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं एक्चुअली वो उपस्थित होते हैं डीएनए में। आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। तो लक्षण भी किस पर उपस्थित होंगे? डीएनए में। और डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए पाया जाता है वही गुणसूत्र में, यानी क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं जीन, यानी कि वही बात आ गई कि जीन एक वो खंड होता है डीएनए का जो एक प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जब कोशिका का विभाजन होता है, यानी कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं, तो युग्मकों के बनने के समय आधे आधे क्रोमोसोम युग्मकों में आते हैं, यानी कि इस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ये आधे आधे क्रोमोसोम, अब देखो जो क्रोमोसोम होते हैं या गुणसूत्र होते हैं वो समजात होते हैं, यानी कि एक जैसे दो गुणसूत्र अर्थात जोड़े के रूप में होते हैं, इसलिए हम 2n लिखते हैं। अगर हम n लिखेंगे तो a गुणित, और 2n लिखते हैं तो द्विगुणित। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, दो एक जैसे होते हैं, अर्थात गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं। तो जब युग्मकों का निर्माण होता है तो उस समय जोड़े के जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, ठीक है। बस यही जो होता है ना, ये इसका जो पृथक्करण होता है यहाँ पर, ये जब किसी दूसरे युग्मक के साथ अटैच होगा या हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज होगा, तो ये फिर इस तरह से एक युग्मनज बनाता है, जिस युग्मनज के अंदर दो अलग अलग पेरेंट्स के क्रोमोसोम हैं। तो अब आप ये सोचिए कि आधा क्रोमोसोम इधर से आया है और आधा क्रोमोसोम इधर से आया है, मान लीजिए, यानी कि आधा हम कह सकते हैं नर से आता है, आधा कह सकते हैं मादा से आता है। तो ये जो दोनों क्रोमोसोम हैं, अब ये दोनों क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में जो पीढ़ी इनसे बनेगी उस पीढ़ी के अंदर अपने अपने लक्षण प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर बात ये है कहने की कि ये जो क्रोमोसोम आए हैं, क्रोमोसोम किससे बने हैं? डीएनए से बने हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी आप डीएनए समझिए। तो ये जो क्रोमोसोम जो आए हैं इसका मतलब क्या आया है? युग्मक के द्वारा डीएनए आया है। जब डीएनए आया है तो समझ लीजिए जीन आया है, और जीन जो होता है वही आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। आनुवांशिक सूचनाएं वास्तव में क्या है? आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण। तो जिस प्रकार की आनुवांशिक सूचना हमको पेरेंट से मिलती है प्रोजेनी के अंदर या पीढ़ियों में, उसी प्रकार की आनुवांशिक सूचनाएं या संरचना दिखाई देती है। तो जो आनुवांशिक सूचनाएं हम इस तरह से ले जाते हैं उन सभी का अध्ययन हम आनुवांशिकी के अंदर करते हैं। अब कौन सा लक्षण प्रभावी होगा, कौन सा लक्षण अप्रभावी होगा, ये डिपेंड करेगा उस कैरेक्टर पर कि अगर वो लक्षण प्रभावी है, इनके दोनों इस क्रोमोसोम, यानी कि ये जो युग्मनज बना है इसमें दो अलग अलग क्रोमोसोम यानी दो अलग अलग पेरेंट्स के जीन हैं, तो जो प्रभावी होगा उसके लक्षण अपने आप दिखाई दे जाएंगे। हम ये कह सकते हैं, ये मानकर चलेंगे कि ये जो क्रोमोसोम, यानी कि ये जो पेरेंट है
और ये जो पेरेंट है इसके दोनों के लक्षण यहाँ पर दिखाई देंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो F1 पीढ़ी बनी है इसके जो प्लांट हैं या जो जीव हैं वो अपने जनकों से 100% भिन्न होंगे। तो हम यहाँ इनके आनुवांशिकी के अंदर सिर्फ आनुवांशिक गुणों की वंशागति का अध्ययन नहीं करते, हेरिडिटी ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, बल्कि हम यहाँ पर विभिन्नताओं का अध्ययन भी करते हैं। जो वेरिएबिलिटीज, जो वेरिएशंस हमको F1 पीढ़ी में या जीवों में दिखाई देती हैं, उनका अध्ययन भी आनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि ऐसा विज्ञान जिसके अंदर आनुवांशिक गुणों की वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी पर ही आधारित होती है आज बहुत जैसे प्लांट ब्रीडिंग जो है वो पूरी आनुवांशिकी पर आधारित है, जिसके अंदर नई नई वैरायटीज का निर्माण किया जाता है। हम आनुवांशिकी के आधार पर ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी आनुवांशिक बीमारी अगर है तो वो अगली पीढ़ी में आएगी या नहीं आएगी। तो हम जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं कि अगर कोई आनुवांशिक बीमारी है तो उसको हम पहले से ही ठीक कर सकते हैं जिससे वो अगली पीढ़ी तक न पहुंचे। ठीक है, तो हम करेंगे सबसे पहले बात विभिन्नताओं की। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि कोई से भी दो जीव इस पृथ्वी पर एक जैसे नहीं हैं। कोई से भी दो जीव, चाहे आप जानवर देख लीजिए, चाहे आप प्लांट्स देख लीजिए, कोई से भी दो प्लांट्स एक जैसे आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। उनकी मॉर्फोलॉजी में अंतर जरूर पाया जाएगा, किसी में नीचे से शाखन होगा, किसी में ऊपर से शाखन होगा। तो ये सब जो है ये सब विभिन्नताएं होती हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे वेरिएशंस या विभिन्नताएं। देखो अब आपको यहाँ से आगे 12th तक तो ठीक था, आप हिंदी में पढ़ते आए या अंग्रेजी में पढ़े, लेकिन अब यहाँ से आके आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा। टेक्निकल्स जो वर्ड हैं उनको आपको अंग्रेजी में समझना पड़ेगा, ताकि आपको आगे जब पढ़ेंगे तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप आगे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश मीडियम जब हम पढ़ते हैं तो उस समय क्या है कि टेक्निकल वर्ड्स की हमको परिभाषा, अब समझ लो म्यूटेशन आ गया, उत्परिवर्तन पढ़ के आए हो आप अब तक, और फिर एकदम से म्यूटेशन पढ़ना पड़े तो समझ आपको पता है क्या है म्यूटेशन। तो जैसे ही हम पढ़ेंगे भाई म्यूटेशन हमको अब से याद होगा, तो जैसे हम वर्ड सुनेंगे म्यूटेशन तो समझ जाएंगे उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है, परिभाषा तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगी। तो इसलिए आप इंग्लिश से इतना घबराएं नहीं, अब इंग्लिश से नाता जोड़ें और इस तरह से आगे बढ़ते चलें। तो देखो विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो होती है पर्यावरणीय विभिन्नता, एनवायरमेंटल, और दूसरी होती है आनुवांशिक विभिन्नता। मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक्स आपने बहुत पढ़ी है, लेकिन अब मेरी तरह से पढ़ेंगे आप। अब तक जेनेटिक्स जो पढ़ा है वो आपने कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन अब यहाँ से आगे जो जेनेटिक्स पढ़ेंगे वो आप मेरे अनुसार पढ़ेंगे। और निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरे अनुसार पढ़ लिया तो आप कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। पर्यावरणीय विभिन्नता और आनुवांशिक विभिन्नता। देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है जीनोटाइप जिसको हम कहते हैं जीन प्रारूप, और एक होता है फिनोटाइप जिसे हम कहते हैं लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप उसे कहते हैं जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं। किसी आदमी की लंबाई, उसका रंग, पौधे की लंबाई, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम अपनी आँखों से देखते हैं और देख के तुरंत बता सकते हैं कि इसका लक्षण प्रारूप क्या है। अगर कोई पादप लंबा है तो लंबा, बौना है तो बौना। ठीक है, ऐसे ही जीनोटाइप जो होता है, इस जीनोटाइप यानी कि ये जीनी स्ट्रक्चर होती है, जीन स्ट्रक्चर यानी कि जीन कॉम्बिनेशन होता है
इसे हम नहीं देख सकते। ये मॉर्फोलॉजिकल या हम कह सकते हैं कि ये एक बाह्य स्वरूप होता है जिससे हम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है, बाह्य स्वरूप होता है जिसको हम देखकर अपनी आंखों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसा है। ठीक है, तो देखो जीनोटाइप जो होता है ना, ये जीनोटाइप बिल्कुल इस जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ही फिनोटाइप बनता है। यहाँ पर आप जीनोटाइप फिनोटाइप से कैसे बनता है और कैसे एक्सप्रेस करता है अपने आप को, ये बता रहा हूँ। कोई भी जीनोटाइप बिना एनवायरनमेंट के फिनोटाइप नहीं बना सकता। कोई सा भी जीनोटाइप ले लीजिए आप, कोई सा भी जीनोटाइप कभी भी बिना एनवायरनमेंट के फिनोटाइप में कन्वर्ट नहीं होगा। आप ये सोचिए, अगर मान लीजिए हमारे चारों तरफ से इस एनवायरनमेंट को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, चाहे हमारे अंदर जीनोटाइप कितना ही अच्छा है। अगर हम किसी प्लांट को सही से खाद पानी ना दें, यानी कि उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल बंद कर दें, उसको आइसोलेट कर दें, धूप भी ना दें, पानी ना दें, कुछ ना दें, तो क्या वो पादप जीवित रह पाएगा, चाहे उसके अंदर कितना ही अच्छा जीनोटाइप ना हो, जीनोटाइप क्यों ना हो। ठीक है, तो जीनोटाइप जो होता है प्लस एनवायरनमेंट, ये मिलकर के बनाता है फिनोटाइप। ये सबसे पहले आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जीनोटाइप कभी भी अकेला एक फिनोटाइप नहीं बना सकता जब तक उसके साथ एनवायरनमेंट न जुड़े, और मैंने बताया भी आपको और अभी और आगे बताऊंगा। ठीक है, और फिनोटाइप हमेशा जीनोटाइप और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से बनता है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विभिन्नताओं की। तो देखो, सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ आपको ये है पर्यावरणीय विभिन्नताएं, एनवायरमेंटल वेरिएशंस। ये पर्यावरणीय विभिन्नताएं क्या होती हैं? तो देखो, पर्यावरणीय विभिन्नताएं ऐसी होती हैं जो हमको पर्यावरण से प्राप्त होती हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि जैसे हमारे पास मान लीजिए रैबिट यानी कि खरगोश है, खरहा है, ये आप देख लेना भाई। ठीक है, तो एक ही पेरेंट के हमने 2 खरगोश लिए, हम ये मान के चल रहे हैं कि इन दोनों के जीनोटाइप एक समान है। एक को हमने ले जाके छोड़ दिया हिमालय में और एक को हमने ले जाके छोड़ दिया रेगिस्तान में। खरगोश ऐसा है, ये दोनों जगह रह सकता है। तो देखो, नॉर्मली अगर हम हिमालय की बात करें, यहाँ पर तापमान कम होता है, इसलिए उसके शरीर पर बाल बड़े हो जाएंगे। तो उसके शरीर पर बाल क्या हो जाएंगे? बड़े बाल हो जाएंगे। और हम जानते हैं रेगिस्तान में धूल मिट्टी ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप तेज होती है, तो उसको वहाँ पर अगर सर्वाइव करना है या अपने आप को अडेप्ट करना है, अनुकूलित करना है, तो उसके शरीर के जो बाल होते हैं वो छोटे हो जाएंगे। तो इसके शरीर पर बाल क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर 2 खरगोश हैं, एक ही जीनोटाइप है, लेकिन एनवायरनमेंट अलग अलग है। मैंने बताया था ना आपको कि फिनोटाइप वही बनता है जिस प्रकार का एनवायरनमेंट होता है। तो देखो, यहाँ पर जीनोटाइप समान है, लेकिन एक को हमने हिमालय में ले गए, एक को रेगिस्तान में ले गए। तो हिमालय वाले को अगर सर्वाइव करना है या वहाँ पर रहना है, अनुकूलित होना है, तो उसको अपने शरीर पर बाल बढ़ाने होंगे, तो वो ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप बाल बढ़ जाएंगे। दूसरा, रेगिस्तान में अगर हम ले जाते हैं तो रेगिस्तान वाले को वहाँ पर अनुकूलित होने के लिए अपने शरीर के बाल छोटे करने पड़ेंगे और वो गर्मी से मर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर अपने आप क्या हो जाएंगे? छोटे बाल हो जाएंगे। तो ये तो होगी डायरेक्ट वाली बात। अब हम इसको इंटरचेंज कर दें कि रेगिस्तान वाले को हिमालय में ले जाएं और हिमालय वाले को रेगिस्तान में ले आएं। भाई, हमने एक चीज़ देख ली कि जो जीनोटाइप है उसने एनवायरनमेंट के साथ मिलकर के फिनोटाइप बना लिया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, इसको हम इधर ले जाएं, इसको हम इधर ले आएं, तो क्या ये जो कैरेक्टर बना है ये फिक्स रहेगा? बताओ भाई। इसके छोटे बाल हैं, ये हिमालय में आएगा, क्या छोटे बाल रह पाएंगे? इसके बड़े बाल हैं, ये रेगिस्तान में जाएगा, तो क्या इसके बड़े बाल रह पाएंगे या इस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। अब इनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद
इसके फिनोटाइप भी चेंज हो जाएंगे। तो जो हिमालय वाला है जब ये रेगिस्तान में जाएगा तो इसको अपना सर्वाइव करने के लिए अपने शरीर के बाल छोटे करने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसके बाल छोटे हो जाएंगे। ये जो रेगिस्तान वाला है जब ये हिमालय में आएगा तो इसके बाल बड़े होने चाहिए, क्योंकि हिमालय में ठंड होती है तो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए इसके शरीर पर बाल बड़े होने चाहिए, तो ये अपने शरीर पर बाल बड़े करने लगेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख लिए। और एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए हमारे पास दो फील्ड हैं, एक फील्ड ये है, ये तो होगी जंतुओं की बात, अब हम बॉटनी की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक ही बीज है और इस एक बीज में से कुछ बीज हमने यहाँ पर बो दिए, कुछ बीज हमने यहाँ पर बो दिए। इसमें हमने सही से खाद पानी दिया, यानी कि ये खाद पानी हमने यहाँ पर दिया है टाइम टाइम पर, और इसको ना हमने खाद दिया और ना पानी, खाद पानी नहीं दिया। अब देखो जीनोटाइप जो है वो एक ही है, एनवायरमेंट दो हो गए, यहाँ पर खाद पानी दिया है, यहाँ पर हमने नहीं दिया है। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि इसमें तो अच्छे खाद पानी की वजह से फसल जो है वो अच्छी रहेगी, और यहाँ पर हमने खाद पानी नहीं दिया तो यहाँ पर फसल सही नहीं होगी। अब अगली पीढ़ी में हमने इसको काट लिया, इसको भी काट लिया, इसके बीजों को हम इस तरह के फील्ड में बोएंगे, यानी कि इसमें खाद पानी देंगे, और इसके बीजों को हम इस तरह के फील्ड में बोएंगे। अब ये कोई एनवायरमेंटल की जो वेरिएशंस होती हैं या भिन्नताएं होती हैं, ये स्थायी नहीं होती। स्थायी विभिन्नताएं वही होंगी जो जीन्स पर होती हैं। ये जो एनवायरनमेंट की जो विभिन्नता है, यानी कि यहाँ पर जो बिना खाद पानी के हमने दिया था, इसकी पैदावार कम हुई थी, इसको हमने इसमें बोया खाद पानी वाले खेत में, तो ये निश्चित रूप से दोबारा से अच्छी फसल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो अच्छी फसल के बीज थे ये हम इसमें बोएंगे तो ये निश्चित रूप से बेकार फसल बनेगी। तो हम देख रहे हैं इस एग्जाम्पल से भी और इस एग्जाम्पल से भी कि एनवायरनमेंट की जो विभिन्नताएं होती है वो स्थायी नहीं है। एनवायरनमेंट को अगर हटा दिया जाए तो फिर वो विभिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जीनोटाइप कभी भी अकेला फिनोटाइप नहीं बना पाता है। जीनोटाइप इस एनवायरनमेंट के साथ मिलकर ही क्या बनाता है, फिनोटाइप बनाता है। क्लियर। तो ये हो गई पर्यावरणीय विभिन्नताएं जो हमको पर्यावरण से प्राप्त होती है। अगर हम पर्यावरण में जिस तरह के पर्यावरण में होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स या पादपों में जो लक्षण होते हैं वो उसी प्रकार के बनेंगे। अगर वो पर्यावरण हटा दिया जाए या बदल दिया जाए तो फिर जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके वो बदल जाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं आनुवांशिक विभिन्नता की। तो आनुवांशिक विभिन्नता ये वही क्रोमोसोम पर होती है या जीन्स पर होती है। कोई से भी दो जीव इस पृथ्वी पर एक समान नहीं है, इसका कारण होता है आनुवांशिक विभिन्नता। ये कैसे आती है, देखो, जब युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि लैंगिक जनन के दौरान जब युग्मक बनते हैं, तो मैंने ये बताया था, तो एक जैसे दो क्रोमोसोम होते हैं, इनको हम कहते हैं समजात क्रोमोसोम, ठीक है। तो इन समजात क्रोमोसोम जोड़े बनाते हैं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, और पैकेटिन जो अवस्था होती है प्रोफेज की, उसमें इन क्रोमोसोम में आपस में इंटरचेंज होता है, यानी कि ये इसके साथ जीन विनिमय की क्रिया होती है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो इस तरह से यहाँ पर जीन विनिमय की क्रिया होती है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे मान लो एक क्रोमोसोम ये है, इस पर A B C D E ये जीन है। दूसरा समजात क्रोमोसोम ये है, इसका A B स्मॉल c स्मॉल d स्मॉल e, और जब इनमें जीन विनिमय की क्रिया होगी तो ये इस तरह से इंटरचेंज हो जाएंगे भाई। यहाँ से जब इंटरचेंज हो जाएंगे तो देखो पहले वाला जो क्रोमोसोम अब ये यहाँ से कट जाएगा, और कटने के बाद ये जो खंड है, देखो ये खंड यहाँ रहेगा, ये खंड इसके साथ आ जाएगा और ये खंड यहाँ पर। तो देखो क्या हो जाएगा, ए यहाँ रहा, फिर क्या आया स्मॉल b स्मॉल c, और फिर क्या आ जाएगा d और e, ठीक है। दूसरा वाला ये है, इसमें a स्मॉल कैपिटल B कैपिटल C ये वाले आ जाएंगे, और स्मॉल d स्मॉल e। देखो
पेरेंट जो थे वो हमारे ABCDE कैपिटल और ABCDE स्मॉल लेटर में थे। अब जो जनरेशन जो आई है F1 पीढ़ी, इसके अंदर देखो ये जो खंड था, ये वाला नीचे वाला, ये इसके साथ यहाँ पर आ गया, और ये जो ऊपर वाला खंड था ये यहाँ पर आ गया। और जब इस प्रकार से परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से हमको विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। यानी कि जो जीन यहाँ पर प्रभावी था वो अब यहाँ पर अप्रभावी हो गया, जो यहाँ पर अप्रभावी था वो यहाँ पर प्रभावी हो गया। तो आने वाली पीढ़ी में निश्चित रूप से आपको नए करैक्टर्स या नई विभिन्नताएं दिखाई देंगी। तो ये 2 प्रकार की विभिन्नताएं हमने पढ़ी। एक पर्यावरणीय विभिन्नताएं जो स्थायी नहीं होती हैं क्योंकि ये जीन पर नहीं होती है, ठीक है, ये एनवायरनमेंट हटने के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं या बदल जाती हैं। दूसरी है आनुवांशिक विभिन्नता। तो आनुवांशिक जो विभिन्नताएं होती हैं ये स्थायी होती हैं, ये जीन पर होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करती हैं। थैंक यू। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।